अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंडिया की मोदी हुकूमत जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया बल्कि पूरी दुनिया के सामने सरेंडर करने जा रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में बेइज्जत हो चुके हैं। हामिद मीर ने इस हवाले से और पाकिस्तान के हवाले से चंद हक़ाइक़ सबके सामने रखे। आइए पहले हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का नया नाम सरेंडर मोदी है। सरेंडर मोदी उनको इसलिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी ने भारत की जो प्राइड एंड प्रेस्टीज थी, जिस पे कि उसको बड़ा मान था, उसको सरेंडर कर दिया है, सिर्फ पाकिस्तान के सामने नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने। क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं उससे भारत पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है और उसकी इज़्ज़त खाक में मिल रही है। अब उसकी जो एक लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि G7 कंट्रीज़ ने जो अपना समिट हो रहा है कनाडा में, तो उस समिट के लिए जो नरेंद्र मोदी को इनविटेशन थी वो देने से इनकार कर दिया है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इनविटेशन कैंसिल कर दिया है। उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ अरसे से, कई साल से नरेंद्र मोदी रेगुलरली G7 कंट्रीज़ का जो समिट है दुनिया के किसी भी मुल्क में होता था, उनको इनविटेशन मिलती थी, वो बड़े शौक़ से, बड़े एहतमाम से G7 कंट्रीज़ के समिट में शिरकत करते थे। और फिर इंडियन मीडिया जो है वो बड़े धूमधाम से ऐलानात करता था कि भारत दुनिया की एक उभरती हुई इकॉनमी है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी पावर है, जिसको कि G7 कंट्रीज़ भी बड़ा इम्पोर्टेंट समझते हैं और अपने हर समिट में उसको दावत देते हैं। लेकिन इस दफ़ा 2025 में जो समिट कनाडा में होने वाला है, तो उसमें मोदी साहब की जो इनविटेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया है। अब ये इम्पोर्टेंस क्या है G7 की? G7 की इम्पोर्टेंस ये है कि ये जो दुनिया की बहुत पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं, ये उन इकोनॉमीज़ का एक अलायंस है। इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? इसमें कनाडा भी है, इसमें फ़्रांस भी है, इसमें जर्मनी भी है, इसमें जापान भी है, इसमें यूके भी है और यूएसए भी है। तो अब आप सोचें कि एक ऐसा अलायंस कि जिसमें यूएसए भी है, यूके भी है, फ्रांस भी है, उस अलायंस ने मोदी साहब जो हैं उनको जो इनविटेशन एक्सटेंड की जा रही थी कैंसिल कर दिया और उनसे कहा कि भाई साहब थैंक यू वेरी मच, वी डोंट वांट टू सी यू, यानी हम आपको नहीं मिलना चाहते, यू आर नॉट वेलकम टू G7 समिट। अब कहानी ये है कि मोदी साहब की जो हुकूमत है वो इस G7 समिट में जाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही थी। और इसका सबूत क्या है? इसका सबूत ये है कि जो मोदी साहब के फॉरेन मिनिस्टर है, जिसको वो अपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कहते हैं, जयशंकर साहब कोशिश कर रहे थे कि जो इस दफ़ा G7 समिट का होस्ट कंट्री है कनाडा, उसकी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका नाम है अनीता आनंद। तो जयशंकर साहब उनको कांटेक्ट कर रहे थे बार बार कि मेरे से बात कर लें, और अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ज़रिए, अपनी जो हाई कमीशन है इंडिया की, जो हाई कमीशन है कनाडा में, उसके ज़रिए कोशिश कर रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब को जल्दी जल्दी इनविटेशन मिल जाए। तो ये जो संडे गुजरा है, संडे के दिन जयशंकर साहब ने कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अनीता आनंद, उनके साथ फ़ोन पे बातचीत की और कोशिश की कि किसी तरीके से मोदी साहब जो हैं उनको G7 समिट का इनविटेशन मिल जाए। लेकिन जनाब उनको इनविटेशन नहीं मिला। अब अनीता आनंद साहिबा जो हैं वो पैदा तो इंडिया से बाहर हुई हैं, लेकिन उनकी सारी तालीम जो है वो कनाडा की है और वो एक लॉयर हैं और 2019 से पार्लियामेंट की मेंबर हैं। और इससे पहले वो जो पिछली हुकूमत थी उसमें भी वो कैबिनेट में शामिल थी। उनके जो वालिद साहब हैं उनका ताल्लुक़ था तमिलनाडु से, उनकी वालदा का ताल्लुक़ है ईस्ट पंजाब से, तो उनके वालिद और वालदा दोनों का ताल्लुक़ इंडिया से है। तो इस कनेक्शन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की जयशंकर ने,
लेकिन वो कामयाब नहीं हुए और कनाडा ने मोदी साहब को इनविटेशन नहीं दी। अब ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, ह्यूमिलेशन है मोदी के लिए कि पहले उसका जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, वो सिंगापुर में बैठ के ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देता है और कहता है जी कि हमारी जो एयरफोर्स है उसके नुकसानात हुए हैं, लेकिन ये अहम नहीं है कि नुकसानात कितने हुए, ये अहम है कि नुकसानात क्यों हुए। और ये जो एडमिशन है, इस एडमिशन ने पूरी जो दुनिया है उसमें इंडिया को झूठा साबित कर दिया। और जो इंडियन मीडिया है वो सर पीट के रह गया कि देखें, हम कह रहे थे कि भारत का कोई नुकसान नहीं हुआ और हमारा जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो सिंगापुर में जाके उसने हमारा जो झूठ है उसको बेनकाब कर दिया। तो ये एम्बैरेसमेंट पे एम्बैरेसमेंट हो रही है मोदी साहब को। और जो G7 समिट है इसमें फ्रांस भी शामिल है, तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही महदूद ममालिक का एक अलायंस है। तो इसमें अगर फ्रांस भी शामिल है तो फ्रांस की भी मर्ज़ी शामिल होगी कि मोदी साहब को ना बुलाएं। तो इसमें USA भी शामिल है, तो यकीनन इसमें USA की भी मर्ज़ी होगी कि जनाब मोदी साहब को ना बुलाएं। तो इसको अब इस नज़र से देखा जा रहा है कि ये जो मई के महीने में भारत और पाकिस्तान की जो 4 दिन की एक जंग थी, बहुत ही महदूद वक्त की जो जंग थी, इस जंग के बाद से मोदी ने जो दुनिया में झूठ बोला और मोदी जो कि अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, मोदी जो कि पूरे वेस्ट को ये इम्प्रेशन दे रहा था कि भाई चाइना का अगर मुकाबला करना है तो मैं हूँ हाजिर, लिहाजा आप चाइना का मुकाबला करने के लिए अपनी तमाम टेक्नोलॉजी, अपने तमाम वेपन, तमाम हवाई जहाज़ मुझे दिया करें क्योंकि मैंने चाइना से लड़ना है। लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान की जंग थी, इस जंग में जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी है उसकी जो इनकम्पिटेंस है, उसकी नाअहली है, उसकी वजह से जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो गई है, उसका मार्केट में रेट नीचे गिर गया है और चाइना का जो रेट है वो ऊपर चला गया है। हालांकि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि हमने एक मेड इन पाकिस्तान लड़ाई लड़ी है, ठीक है, हमें चाइना की मदद हासिल थी, हम चाइनीज़ इक्विपमेंट भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने इस जंग में जो ज़्यादातर अपना असला इस्तेमाल किया, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, वो मेड इन पाकिस्तान थी या हमने किसी और कंट्री से ख़रीद रखी है। तो अब इसके साथ सप्लीमेंट हो गई है ये एक बहुत बड़ी सफारती नाकामी, अ बिग डिप्लोमेटिक डिफीट, कि मोदी को G7 समिट में शमूलियत के लिए जो दावत थी वो कैंसिल कर दी गई, डिस्पाइट द फैक्ट कि कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है अनीता आनंद, उसकी जो फैमिली है उसका ताल्लुक भी इंडिया से है। अब इसके साथ ही साथ आप ये भी याद रखें कि एक तरफ इंडिया से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो नाराज़ नज़र आते हैं और दूसरी तरफ रशिया भी इंडिया से नाराज़ नज़र आता है। जो हाल ही में रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लावारोव, उन्होंने इंडिया पे तनकीद की है और उनसे कहा है कि इंडिया जो है वो नेटो का इत्तेहादी बनने की कोशिश कर रहा है और नेटो का पार्टनर बन के वो अफ़गानिस्तान में मुदाखलत करने की कोशिश कर रहा है और नेटो एक दफ़ा फिर अफ़गानिस्तान में वापस जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप ये देखें कि इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और वेस्ट के जो अहम ममालिक हैं उनके साथ भी ताल्लुकात को इम्प्रूव किया है, चाइना के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं और रशिया जो कि पहले ट्रेडिशनली इंडिया का बहुत करीबी इत्तेहादी था उसके साथ भी ताल्लुकात को बेहतर बना लिया है। लेकिन ये एक नुक्ता बड़ा अहम है कि ये क्या हुआ कि अचानक वेस्टर्न कंट्रीज़ और रशिया दोनों ही मोदी से नाराज़ नज़र आते हैं। वजह उसकी बहुत सी हैं, लेकिन एक जो बुनियादी वजह है वो ये है कि जो इंडिया और पाकिस्तान की जंग थी तो उसमें पाकिस्तान ने जो S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम जिसको तबाह किया भोज में और आदमपुर में, वो मोदी साहब ने 2018 में रशिया से लिया था। तो एक तो रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ और वो तबाह हो गया और उसकी मार्केट वैल्यू भी ख़त्म हो गई। दूसरी तरफ मोदी साहब ने फ्रांस से राफ़ेल जहाज़ लिए थे और वो राफ़ेल जहाज़ जो हैं
वो भी इस जंग में 4 राफेल जहाज़ तबाह हुए। उससे जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसका भी मार्केट रेट कम हो गया है। आप सोच रहे होंगे कि कहा जा रहा था 3 राफेल जहाज़ तबाह हुए हैं, तो ये हामिद मीर 4 जहाज़ क्यों कह रहा है? जी, ये हमें 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक ब्रीफिंग दी, तो उस ब्रीफिंग में उन्होंने भी बताया, और फिर बाद में आपने देखा होगा कि जियो न्यूज़ पे जो कैपिटल टॉक है उसमें डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब आए, तो उन्होंने भी ये बताया कि जी 4 राफेल जहाज़ तबाह हुए हैं। पहले जो थी पाकिस्तान के पास एविडेंस नहीं थी, पाकिस्तान ये कह रहा था कि 3 राफेल जहाज़ तबाह हुए हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के पास 4थे राफेल जहाज़ की तबाही की एविडेंस भी आ गई है। और वो वेस्टर्न जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान से एविडेंस मांग रहे थे, अब उनको एविडेंस जो है वो जनरल अनिल चौहान ने दे दिया है। वो अभी अनिल चौहान ये तो नहीं मान रहे कि कितने जहाज़ तबाह हुए थे, लेकिन ये मान गया कि हमारे जहाज़ तबाह हुए थे। तो जनाब 6 इंडिया के जहाज़ तबाह हुए, जिसमें 4 राफेल थे, एक मिग 21 था और एक SU था, SU-30। तो ये 6 जहाज़ थे और एक अनमैन्ड जहाज़ था, बगैर पायलट के जहाज़ होता है। तो टोटल 7 जहाज़ इंडिया के तबाह हुए। तो इससे जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है उसकी जो मार्केट वैल्यू कम हुई है, और चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसकी मार्केट वैल्यू ऊपर गई है, उससे पूरा वेस्ट भी नाराज़ है और रशिया भी मोदी साहब से नाराज़ है। तो लगता ये है कि मोदी को आने वाले दिनों में इंडिया के अंदर से मज़ीद उसको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ेगा, उस पर दबाव बढ़ेगा, प्रेशर में आके वो मज़ीद गलत फ़ैसले करेगा, और उसका नुकसान सिर्फ मोदी को नहीं बल्कि इंडिया को भी होगा। और 1962 की जो चाइना और इंडिया की लड़ाई थी, जिसमें इंडिया को इबरतनाक शिकस्त हुई थी, तो उसके बाद से इंडिया ये कहता है कि जी ये हमारी एक वाहिद इबरतनाक शिकस्त थी। इसके बाद हमने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके तो अपनी धाक बिठा ली थी। उसके बाद से हमें आज तक कभी कोई शिकस्त नहीं हुई। लेकिन ये जो मई के महीने में 4 दिन की पाकिस्तान और भारत की जंग थी, यहाँ से जो मोदी की एम्बेरसमेंट शुरू हुई है, तो G7 समिट की इन्विटेशन की जो कैंसिलेशन है वहाँ पे अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी इसको मज़ीद जाना है। तो देखिए कि सरेंडर मोदी जो हैं वो आने वाले दिनों में इंडिया की प्राइड और प्रेस्टीज को और कहाँ पर सरेंडर करते हैं। नाज़रीन, इंडिया की हुकूमत की तरफ से मोदी जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, जिसे अवाम ने वोट दिया है, वो इंडिया के लिए इज्जत का बाइस बनने की बजाय शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। पहले उसने अपनी गंदी सियासत के चक्कर में पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और पहलगाम का अटैक खुद करवा कर सारा इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया, और फिर इसी बात को रीजन बनाकर उसने पाकिस्तान पर हमला भी कर दिया। लेकिन जब मोदी के अटैक के जवाब में पाकिस्तान ने जवाब दिया तो मोदी की सरकार को मुंह की खानी पड़ी और भरपूर शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स ने सबसे अहम तरीन किरदार अदा किया। लेकिन नाज़रीन, अभी तक मोदी अपने प्रोपेगेंडा से इस तरह की साजिशें करने से बाज नहीं आ रहा। किसी जख्मी दरिंदे की तरह वो आज भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुने जा रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, मोदी इस वक्त अपने ही मुल्क इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। पूरी दुनिया के सामने जो इंडिया की जगरसाई हो रही है और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, इसके पीछे मोदी की तरफ से की जाने वाली ये घटिया साजिश प्रोपेगेंडास है। वो इंडिया जो पूरी दुनिया के सामने जमहूरी मुल्क बनकर उभर रहा था, लेकिन अब उसी मुल्क को पूरी दुनिया जालिम और जाबिर हुक्मरान के तौर पर देख रही है, क्योंकि अब यही इमेज बनता जा रहा है कि इंडिया इस पूरे खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है और इंडिया को तमाम तर साजिशें और प्रोपेगेंडास करने के अलावा कुछ नहीं आता। इन्हें दूसरों पर इल्जाम लगाकर अपनी सियासत चमकाना आती है, क्योंकि इंडिया के पास ना ही कोई एविडेंस होता है, ना ही इस तरह के उनके पास ठोस सबूत या शवाहिद होते हैं जिसकी बिना पर ये वो दूसरे मुल्कों पर हमला कर सके। नाज़रीन, एक तरफ मोदी है जो पाकिस्तान के लिए क्या अपने ही मुल्क के लिए शर्म का बाइस बना है, दूसरी तरफ इमरान खान है जो अभी तक जेल में है। पूरी दुनिया के सामने जो पाकिस्तान का इमेज रखा गया है, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि उनके पाकिस्तान के बारे में भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान का पॉपुलर तरीन लीडर इस वक्त जेल में है, क्योंकि फॉर्म 47 की हुकूमत को इस वक्त जबरदस्ती इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया है, जो कि जाली तरीके से यह हुकूमत लाई गई। एक तरफ मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो खुद अपने हल्के से हार चुके थे और उन्हीं हारे हुए लोगों को इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। दूसरी तरफ मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान है, जिसके हालिया दिनों में समबरियाल में भी अवाम ने इसका अपनी आंखों से मुशाहिदा किया। अवाम खुद इस बात का गवाह बनी कि इमरान खान को भरपूर तरीके से अवाम ने वोट्स डाले थे, लेकिन फिर भी पूरी की पूरी नून लीग को फॉर्म 47 पर जितवा दिया गया। दूसरी तरफ एक बयानिया ये भी बनाया जा रहा है कि जंग की सूरत हाल के बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी में फर्क आ चुका है, लेकिन समबरियाल में पूरी दुनिया में देखा किस तरह से इमरान खान के उम्मीदवार को हराने के लिए फिर से वोट चोरी किए गए और इलेक्शंस में धांधली भी की गई।
लेकिन दूसरी तरफ कठपुतली और टाउट सहाफी आज भी यही बयानियां बना रहे हैं कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी आ गई है। अगर इनको यही लगता है कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी आ गई है तो इन्हें चाहिए कि इमरान खान को सिर्फ आधे घंटे के लिए जेल से बाहर निकाल दें, तो फिर हम सब देखेंगे कि इमरान खान को देखने के लिए पूरा मुल्क इकट्ठा हो जाएगा। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।